जी क्लास बाकी सब लोग जब तक ज्वाइन करते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें पे क्वेश्चन बेशक कर लें। कोई कमेंट, एनी क्वेश्चन और कमेंट? सर ये जो आप स्लाइड्स पढ़ा रही हैं हमें, आप शेयर कर देंगे ना? ये मैं शेयर कर दूंगा, आपको भिजवा दूंगा। ये मैं जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये भी शेयर हो जाएगी आपके। ये मैं ऐसा करूंगा, गूगल क्लासरूम में अपनी एक क्लासरूम बनाऊंगा, उधर आप सब लोगों ने ज्वाइन करना है अपने अपने ईमेल एड्रेस के साथ। तो हमारी जो क्विज़ेस ठीक है। असाइनमेंट होंगे वो भी गूगल क्लासरूम के थ्रू हुआ करेंगे। मैं आपको लिंक भेजूंगा, चलो उसका पासवर्ड होता है शायद, तो वो आप लोगों ने गूगल क्लासरूम लाजमी ज्वाइन कर लेना। तो ये 3 मीडिया हम यूज़ करेंगे, गूगल क्लासरूम, जूम और व्हाट्सएप के थ्रू हम जो मैसेज देंगे। रिकॉर्डिंग में शेयर। हमारा टाइम टेबल में क्या टाइमिंग है क्लास की? सर वैसे जो टाइमिंग है ना, वो आज के दिन की बनती है 1:30 बजे की। दोपहर 1:30 बजे की? हाँ जी, दोपहर 1:30 बजे की। और 3 घंटे की क्लास है? 2.5 घंटे की सर जी। 2.5 घंटे की क्लास है? जी सर। मतलब 2.5 घंटे का मतलब 3 घंटे कंसिडर होगी? वो सर पहले वो लास्ट टाइम होती रही है 3 घंटे की, तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल अपना आधा घंटा कम कर दिया था। उसकी वजह से फिर हर टीचर जो ना आधा आधा घंटा कम क्लास ले रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ना वो टाइम टेबल की कॉपी सेंड कर देना, व्हाट्सएप कर देना। मैं सर आपको कभी शेयर कर अच्छा, दूंगा। उसका तरीका ये होगा कि आज वाली क्लास जो है ना, ये हम लास्ट वाले वीक की क्लास कंसीडर करेंगे। और कल मैं आप लोगों को मतलब एक जो है रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा जनरल एचआरएम का। वो भी 2 क्लासें हमारी काउंट ठीक। हो जाएंगी। और उसके बाद फिर हम अपने जो हमारा जो सब्जेक्ट है लेबर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, प्योरली हम उस पर डिस्कस स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीक से। और चलो जो ठीक है लोग, सर। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, उन सब लोगों को बता दें, क्योंकि ये फिर मिड टर्म आ जाएगा तो लोगों को प्रॉब्लम होगी उसमें। फिर मैं ये नहीं सुनूंगा कि मैंने लेक्चर नहीं लिए या ये, तो सबको कोशिश करेंगे पहुंचा दें। बाकी मैं सबको सेंड कर दिया करूंगा इसकी रिकॉर्डिंग। जी सर। सर नेक्स्ट क्लास में टाइमिंग क्या होगी क्लास की? नेक्स्ट क्लास में आप लोग डिस्कस कर लें जो आपको सूट करेगी, हम टाइमिंग का इतना मसला नहीं है, वो रख लेंगे। लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर है, मैं रिकॉर्डेड हो सकता है लेक्चर कल ही सेंड कर दूं, वो पूरा लेक्चर वही काउंट हो जाएगा। वो लेक्चर सही है होगा सर। जनरल एचआरएम से रिलेटेड, जनरल एचआरएम से रिलेटेड होगा। ये 2 लेक्चर जो है ना शुरू के, ये तकरीबन रिवीजन हम करना चाह रहे हैं आपकी स्पेशल। उसके बाद फिर हम अपने स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ आ जाएंगे, लेबर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो तरीका हमारा तकरीबन जी यही हुआ करेगा, या तो जूम में लाइव क्लास जिस तरह आज हो रही है इस तरह हुआ करेगी, या फिर अगर ना हो सकी तो मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया करूंगा, वो आप लोग सुना करेंगे। और सुन के सीआर को कंफर्म करेंगे कि आपने मतलब सुन लिया लेक्चर, तो उसके बेस पे आपकी जो अटेंडेंस काउंट होती जाएगी। सीआर जो है वो हर क्लास की अटेंडेंस टाइम वो करेंगे। आपने सीआर जो टाइम है ना वही रखना है जो हमारा टाइम टेबल में है। बाकी हम आपस में डिसाइड कर लिया करेंगे, जो भी टाइम सूट किया करेगा उस टाइम पे स्टार्ट ले लेंगे। लेकिन बस ये ख्याल रखना है आपने कि दूसरी क्लासों के साथ वो क्लैश ना हो। ठीक है सर जी। ओके, ब्रेक से पहले क्लास जो हम डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होते हैं। टेक्नोलॉजी को हमने कहा कि टेक्नोलॉजी इज अ वेरी सोर्स, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बट इट इज लीस्ट सस्टेनेबल बिकॉज इट कैन बी इजीली कॉपीड बाय द कॉम्पिटिटर्स। देन वी डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट स्टाइल, जो मैनेजमेंट स्टाइल है दैट कैन आल्सो गिव एन एज ओवर द कॉम्पिटिटर्स। Then business processes की मैंने एग्जांपल आपको कुछ दी कि how we can create a source of competitive advantage by reforming or re-engineering our business processes। और लास्ट में जो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, जो आप लोगों ने बताया कि जो HR है दैट इज कंसिडर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो ह्यूमन रिसोर्स है दैट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और ये क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंसिडर होता है? आप लोग इसमें स्पेशलाइजेशन करवा रहे हैं, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी हैं इसमें स्पेशलाइजेशन करवा रही हैं, बिकॉज सब लोग ये अब जान गए हैं, उनको समझ में आ गई है जो ह्यूमन रिसोर्स है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इस वजह से वो अपने ह्यूमन रिसोर्स पर जो है ना इन्वेस्ट करते हैं। कभी उनको मल्टीनेशनल जो है बाहर भिजवा रही होती है, कभी उनको ब्रांड न्यू कार लेकर दे रही होती है, बिकॉज दे नो कि ये उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। और ये मोस्ट सस्टेनेबल जो हम क्लास से पहले डिस्कस कर रहे थे, व्हाई इट इज कंसीडर्ड द मोस्ट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बिकॉज
जो ह्यूमन रिसोर्स आपका है, जो एम्प्लॉई है, जो लेबर है, उसका जो स्किल है, उसकी जो एबिलिटी है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसकी जो एजुकेशन है, वो कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड द मोस्ट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपका कॉम्पिटिटर उसको अपनी ज्यादा ऑफर, सैलरी ऑफर करके अपने पास तो लेकर जा सकता है, लेकिन वही वाली चीजें जो एबिलिटीज हैं वो अपने किसी एम्प्लॉय में वो क्रिएट नहीं कर सकता। इस वजह से जो है ह्यूमन रिसोर्स को हम जो है कंसीडर करते हैं, दैट इज कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और दैट्स व्हाई जो आपकी स्पेशलाइजेशन है ह्यूमन रिसोर्स की, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जी, इज इट क्लियर कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या क्या सोर्सेज और भी बहुत से हो सकते हैं, कुछ हमने डिस्कस किए हैं और उसको लिंक किया है हमने ह्यूमन रिसोर्स के साथ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ओके, ये हम जो चीजें डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजी में। एक तो हमने डिस्कस किया कि स्कोप होता है कि जब भी आपने कोई स्ट्रेटेजी बनानी है, वेदर इज द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी और द फाइनेंस स्ट्रेटेजी और एनी अदर स्ट्रेटेजी, तो सबसे पहले हमने स्कोप को डिफाइन करना है। स्कोप हमने कहा कि आपका क्या होता है, कॉर्पोरेट लेवल स्कोप होता है, या कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी होती है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी होती है, ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी होती है। दूसरा जो चीज हमने डिस्कस की है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कि अच्छी स्ट्रेटजी वो होती है जिसमें कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा, यानी उस स्ट्रेटजी में आपको कोई ना कोई एज मिलना चाहिए और द कॉम्पिटिटर्स, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के सोर्सेज क्या होते हैं, किस तरह हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया। देन थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स जो इसका जो कंपोनेंट होता है स्ट्रेटजी, जब भी हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो वो होता है रिसोर्स डिप्लॉयमेंट, जो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में भी बताया था कि जो स्ट्रेटजी होती है उसको हम किसी के से डिफाइन करते हैं कि इट इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और मास्टर प्लान दैट हाउ टू डिप्लॉय द रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज डिप्लॉयमेंट, व्हेनेवर देयर इज अ स्ट्रेटजी यू विल नीड द रिसोर्सेज। अब वो रिसोर्सेज को डिप्लॉय किस तरह करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। कि उसको रिसोर्सेज को डिप्लॉय करने का मतलब ये होता है कि आपने रिसोर्सेज किसको कितने देने हैं, आपने किस डिपार्टमेंट को क्या ज्यादा रिसोर्सेज देने हैं, किस डिपार्टमेंट को आपने कम रिसोर्सेज देने हैं। देन अगर आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो किस प्रोडक्ट्स को, किस प्रोडक्ट लाइंस को ज्यादा रिसोर्सेज देने हैं और किस प्रोडक्ट्स को कम रिसोर्सेज देने हैं। ये हम मार्केटिंग में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो बीसीटी मैट्रिक्स हम पढ़ते थे कि एक में से हम जो आपके स्टैटिक होते थे उसमें से रिसोर्सेज निकाल लेते थे और क्वेश्चन मार्क को दे देते थे इन ऑर्डर टू बूस्ट देम अप। ये चीज होती है रिसोर्स डिप्लॉयमेंट, कि ये आपने डिसाइड करना होता है कि इन ऑर्डर टू बेटर इंप्लीमेंट द स्ट्रेटजी and achieve the advantage of that strategy, how you will have to deploy the resources across the overall departments, across the different functions, across the different products and across the different product lines. That is the third important component of strategy. Then जो strategy में another important component होता है, that is the goals or objectives. अच्छा, इसमें जो अच्छी स्ट्रेटजी हम कहते हैं कि वो होती है जिसमें आपका डिजायर्ड लेवल ऑफ अकम्पलिशमेंट जो है डिसाइड होते हैं। A good strategy is that strategy in which you will have to define the desired level of accomplishments. यानी आपके goals क्या हैं, आपके objectives क्या हैं, और how you will achieve all of these goals and objectives. This should be defined in the strategy. अगर ये define नहीं होंगे तो that will not be considered as the good strategy. ये जो कंपोनेंट हम डिस्कस कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स। यानी एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको चाहिए होती हैं या किन किन चीजों को आपने कंसीडर करना होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा हम डिस्कस कर रहे हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एनीवन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स? शुरू में आप लोगों ने बताया ना, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं, वेदर देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स? सर जो गोल्स जो लॉन्ग टर्म में अचीव हो, ऑब्जेक्टिव ये जो शॉर्ट टर्म में अचीव हो जाए। ओके, हाँ, यू आर राइट। वैसे एक चीज आप ध्यान में रखनी है कि अक्सर बुक्स में तो ये लिखा होगा गोल्स ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव्स, तो उन जो ऑथर्स के मुताबिक वो कहते हैं कि दीज आर द सेम थिंग्स। लेकिन थोड़ा सा जब आगे जाके हम पढ़ा रहे होते हैं हायर लेवल पे, जब हम स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज को, हम कहते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। ठीक है,
तो उसमें ऑब्जेक्टिव और गोल में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो गोल्स होते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म होते हैं। नो दैट इज द टेक्निकल डिफरेंस आई एम टेलिंग यू कि जो गोल्स होते हैं यूजुअली दे आर लॉन्ग टर्म होते हैं क्वांटिटी जो क्वांटिफाइबल नहीं होते और मेजरेबल नहीं होते, स्पेसिफिक नहीं होते, दे आर जनरली इन द लॉन्ग टर्म, दीज आर द गोल्स। इसके ऑपोजिट जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये यूजुअली शॉर्ट टर्म होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, टाइम बाउंड होते हैं और मेजरेबल होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं। टेक्निकली वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, एक और चीज़ जो अभी मैं इसी पॉइंट पे चलें डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने आपको मुख्तलिफ डेफिनेशंस पढ़ाई, गोल्स की, ऑब्जेक्टिव्स की, मैनेजमेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी। हमने जब मैनेजमेंट को डिफाइन किया था तो हमने शुरू में कहा कि मैनेजमेंट जो है एक साइंटिफिक स्टडी है और साइंस क्या होती है वो मैंने कहा था कि थ्रू आउट दिस सेमेस्टर हम डिस्कस करते रहेंगे। एक मैंने आपको उसका एस्पेक्ट बताया कि साइंस का मतलब ये होता है कि वी आर इंटरेस्टेड टू टेक दिस साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। और साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग क्या होती है, जो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे लेते हैं, किसी कैलकुलेशन की बेस पे डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, तो दैट विल बी कंसीडर्ड द मोर साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। लेकिन एक चीज देखें कि मैनेजमेंट साइंस जरूर है बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर साइंसेस। केमिस्ट्री और ये फिजिक्स की तरह की साइंस नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें क्या डिफरेंस आता है ये मैं अभी आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। लाइक अगर केमिस्ट्री में हम साइंस को डिस्कस कर रहे हैं और दो हाइड्रोजन के एटम मिलाएं और एक ऑक्सीजन का एटम मिलाएगा तो पानी बनेगा हमेशा। यानी जिधर मिल जाए आप अमेरिका जाके बना लें, पाकिस्तान में बना लें, हमेशा यानी वो कंक्रीट रिजल्ट्स आपके पास आते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट में जो आपके रिजल्ट्स होते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल मतलब ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज कि मैनेजमेंट की, सिर्फ हम मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, आप लोग ह्यूमन रिसोर्स के स्टूडेंट हैं, सिर्फ मैनेजमेंट की डेफिनेशन आप 10 बुक्स में देख लें तो कभी भी आपको एक जैसी डेफिनेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, एक बुक खोलेंगे उसमें डिफरेंट डेफिनेशन दी होगी, दूसरे बंदे ने इसको डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया होगा, मैंने आपको पढ़ाया तो एक डिफरेंट डेफिनेशन बता दी कि साइंटिफिक स्टडी होती है, पोस्ट स्कोप से रिलेटेड होती है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस होती है। तो जो मैं बताना चाह रहा था, दिस इज द डिफरेंट साइंस। ठीक है, इसमें जो भी हम रूल्स बनाते हैं, जो थ्योरीज बनती हैं, जो डेफिनेशन बनती हैं, दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द सर्टेन असम्पशंस। ठीक है, वो हमेशा असम्पशंस की बेस पे होती हैं और वो चैलेंजेबल होती हैं, आगे जाके वो चेंज हम उसको कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑथर्स अगर डिफरेंट तरीके से बता रहा है तो उसको मतलब है डिफरेंट तरीके से रिसर्च की और अपनी रिसर्च के मुताबिक वो चीज़ों को डिफाइन कर रहा होता है। तो इस वजह से मैनेजमेंट साइंस जरूर है पर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ साइंस। इसको फर्दर भी हम फिर डिस्कस करेंगे आगे जाके। ओके, लास्ट इसका जो कंपोनेंट है उसको हम डिस्कस करके वाइंड अप कर लेते हैं, दैट इज दिस सिनर्जी। जो अच्छा एक कंपोनेंट होता है सिनर्जी, अगर सिनर्जी होगी तो दैट विल बी कंसीडर्ड अ गुड स्ट्रेटजी। अगर किसी स्ट्रेटजी में सिनर्जी नहीं होगी तो उसमें दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड अ गुड स्ट्रेटजी। जी सिनर्जी बताएं, व्हाट इज सिनर्जी? सिनर्जी क्या होती है एनीवन? सर अट्रैक्शन या कोऑर्डिनेशन, इंटरेक्शन वगैरह। एक्शन और बताएं, और क्या होती है? आप लोग स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स में। जैसे सर स्ट्रेटजीज हो गई हमारी, स्ट्रेटजीज और जो मतलब गोल्स हैं, इन जी दोनों के दरमियान एक इंटरेक्शन होना चाहिए। एक्शन थोड़ा सा शायद ठीक बता रहे हैं आप, और इसको फर्दर इलैबोरेट करें, व्हाट इज सिनर्जी? सर combination of resources. कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। सब चीजों का निचोड़, मतलब सब चीजों का निचोड़। ओके, और क्या, और किस चीज में पढ़ा आपने सिनर्जी को? अच्छा, नाउ क्लास, ये मैं दोबारा फिर एक दफा रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ना ह्यूमन रिसोर्स में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये जो छोटी छोटी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं, मुझे पता है आपको आती भी हैं, लेकिन इनको फिंगर टिप्स पे आपकी होना चाहिए। अब ये लेक्चर करने का मकसद ये था कि थोड़ी सी हमारी रिवीजन हो, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक होती है बुकिश लैंग्वेज, कि आपको बुकिश की डेफिनेशन हो और पढ़ रहे हैं और पेपर दे रहे हैं, वो बेशक आप करें, लेकिन एक चीज वो होती है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब कोई पूछे तो इमीडिएटली आपको बताना है कि दिस इज दैट, चाहे वो बुक में आप याद हो या ना हो। सिनर्जी को यूजुअली हम सिनर्जी के बारे में कहते हैं दैट इज
2 plus 2 is not equal to 4, which is equal to 5. That is synergy. 2 plus 2 is not equal to 4, it is equal to 5. That is synergy. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है, मैं इसको किसी के से डिफाइन करता हूँ synergy को, तो कहते हैं कि the aggregate impact of something is always greater than the sum of individual impacts. किसी भी चीज का जो एग्रीगेट इम्पैक्ट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है with respect to the summation of the individual impacts. जी ये आपको समझ आई है? मैं आपको एग्जांपल दूं इसकी, व्हाट इज synergy? आप लोग को एग्जांपल अगर देना चाह रहे हैं जी, एनी एग्जांपल या क्लियर हुई जो मैंने आपको बात बताई synergy की? देखिए synergy का जो वर्ड है हम यूज करते हैं ज्यादातर टीम वर्क के लिए। टीम वर्क में हम क्या हमेशा कहते हैं कि जब आप टीम बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, तो उसका जो एग्रीगेट इम्पैक्ट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। यूजली हम क्रिकेट के बारे में कहते हैं कि अगर आपने क्रिकेट का मैच जीतना है तो आपकी टीम बैटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, बॉलिंग भी अच्छी होनी चाहिए और फील्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए। आउट क्लास बेशक ना हो, अगर आपकी बैटिंग आउट क्लास है, फील्डिंग थर्ड क्लास है, देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ विनिंग द मैच। तो उसकी रीजन क्या होती है कि जब ये तीनों चीजें मिलकर आपस में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं तो उसका एक एग्रीगेट इम्पैक्ट हमेशा ज्यादा हो जाता है। उसी को हम कहते हैं सिनर्जी। कि जब हम टीम एज अ टीम काम कर रहे होते हैं तो आपका जो एग्रीगेट इम्पैक्ट जो होता है वो हमेशा ज्यादा हो जाता है रादर देन डूइंग द इंडिविजुअल वर्क्स। तो दैट्स व्हाई सिनर्जी का जो वर्ड है हम यूज करते हैं टीम वर्क के लिए, ज्यादातर यूज होता है कि टीम वर्क का जो एग्रीगेट इम्पैक्ट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है ना। वो बचपन में आप लोगों ने कहानी सुनी होगी ना, वो अगर लकड़ी का गट्ठा था तो पहले वो एक बच्चे को कहता तोड़ो तो नहीं तोड़ सकता, दूसरे को कहता तोड़ो नहीं तोड़ सकता, लेकिन अगर वो मिलके करेंगे तो वो टूट जाएगा, या कोई भारी चीज आपने मिलके उठानी हो तो उठ जाती है। तो दैट इज सिनर्जी। एग्रीगेट इम्पैक्ट किसी भी चीज का ज्यादा होता है और ये ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हम जो है टीम वर्क के लिए यूज करते हैं। और इसमें एक और चीज बल्कि हम इसको डिस्कस करते हैं ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक फिट। शायद आप लोगों ने पढ़ा हो स्ट्रेटेजिक फिट। स्ट्रेटेजिक फिट का मतलब ये होता है, स्ट्रेटेजिक फिट दो तरह का होता है, एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल फिट और एक होता है वर्टिकल फिट। ना अब इसका स्ट्रेटेजी से क्या ताल्लुक है जो मैं बताना चाह रहा था कि ये वर्टिकल फिट और हॉरिजॉन्टल फिट का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, सपोज कि मैं ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, तो वो जो है वो ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए कि वो ह्यूमन रिसोर्स के लिए तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हो लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए उसका कोई क्लैश आ रहा हो या किसी और डिपार्टमेंट के साथ उसका क्लैश आ रहा हो या कंफ्लिक्ट आ रहा हो, तो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड अ गुड स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जो सबको सपोर्ट भी करे, ठीक है, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिट। यानी अगर आपकी जो स्ट्रेटेजी है ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेटेजी वो फाइनेंस वालों को भी सपोर्ट कर रही है, बाकी डिपार्टमेंट को भी हॉरिजॉन्टली जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है क्वालिटी कंट्रोल के साथ भी सपोर्ट कर रही है, तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिट। इसी तरीके से जब हम ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो वर्टिकली भी देखते हैं कि आपके विजन के साथ तो नहीं उसका कोई क्लैश आ रहा, वर्टिकली मिशन के साथ क्लैश तो नहीं आ रहा, या आपकी जो रूल्स हैं जो आपकी पॉलिसीज हैं उसके साथ किसी किस्म का कोई क्लैश तो नहीं आ रहा। तो अगर ये चीजें नहीं होंगी या वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होंगी तो उसमें हम कहेंगे दैट इज द वर्टिकल फिट। तो ये हॉरिजॉन्टल फिट और वर्टिकल फिट का कॉन्सेप्ट जो है दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द सिनर्जी। तो अगेन सिनर्जी को हम जो डिफाइन करते हैं कि एग्रीगेट इम्पैक्ट ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल इम्पैक्ट्स। तो स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी स्ट्रेटजी वो होती है जो सिनर्जी, जिसमें सिनर्जी होगी, यानी वो स्ट्रेटजी ह्यूमन रिसोर्स के लिए तो अच्छी होगी, बाकी सब की चीजों के साथ भी वो क्लैश नहीं होगा, उसका किसी किस्म का कंफ्लिक्ट नहीं होगा। दैट इज मेंट बाय स्ट्रेटजी, ये मतलब होता है सिनर्जी का। तो ये क्लास हमने डिस्कस की है थोड़ी सी स्ट्रेटजी मैंने जनरली बताई है कि जब भी आप किसी एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आपने कोई भी स्ट्रेटजी बनानी है, एनी स्ट्रेटजी, तो कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं जिसको आपने पेपर पेंसिल पे लिखना है और उसके मुताबिक उसको सामने रख के तो स्ट्रेटजी बनानी है। तो दैट्स व्हाई वी डिस्कस्ड दिस कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी। यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर, बहुत से और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है अभी हमने इसमें डिस्कस किए हैं आज के लेक्चर में। जी इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी तक कोई क्वेश्चन है आपका जो अभी तक हमने डिस्कस किया, तो क्वेश्चन साथ साथ करते रहें बेशक आप लोग। No, sir. Okay, it means कि things are clear.
ओके, ये हमने जो डिस्कस कर रहे थे प्लानिंग के हेड के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि ये जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं। इसमें प्लानिंग से रिलेटेड हमने विजन को डिस्कस किया, मिशन स्ट्रेटजी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया कि स्ट्रेटजी, क्योंकि आप लोगों ने ज़ाहिर स्ट्रेटजी लेबर स्ट्रेटजी बनानी है, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी बनानी है, तो उसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। नाउ नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज दी पॉलिसी। व्हाट इज पॉलिसी? पॉलिसी क्या होती है? एनीवन? ये अगेन बहुत सी टेक्निकल टर्म्स हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें मैनेजमेंट में हर जगह यूज़ होते हैं, आगे जाके हमने यूज़ भी कर रहे हैं। लेबर पॉलिसी आप लोगों ने बनानी होगी, अगर आपको पॉलिसी का नहीं पता होगा, रूल्स का नहीं पता होगा, तो डिफरेंस क्या होता है, then you cannot define your strategies and all that these things. जी, what is policy? सर ये रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो डे टू डे ऑपरेशन जिनकी बेस के ऊपर हम मतलब डिसीजंस करते हैं या और जो ऑपरेशन होते हैं वो रन किए जाते हैं। Okay, operation runs किया जाता है, और anything else? Difference क्या होता है between policies and rules? Policy, rules and procedures, ये तीन चीजें हैं। प्रोसेस को भी हम समटाइम्स बना इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। पॉलिसी, रूल, प्रोसीजर, ऑल दीज आर इंटर रिलेटेड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। लेकिन थोड़ा सा अब क्योंकि हम स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं आप लोग एचआर में, तो आप लोगों को टेक्निकल डिफरेंस थोड़ा सा डिस्कस करना है। ये व्हाट इज द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन ऑल दैट ऑल दीज सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। पॉलिसी क्या होती है? जी, पॉलिसी एनीवन? सर पॉलिसी हमें गाइड करेगी आपने क्या काम करना है और क्या नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर आपके जो भी आपके जहन में होता है ना, बोला जरूर करें उधर से, क्योंकि मैंने डेफिनेशन बनानी है, मैंने अपने पास से कोई डेफिनेशन नहीं, आप लोग जो बताएंगे उधर से डेफिनेशन बनाएंगे। एक चीज़ आपने बड़ी अच्छी की है, पॉलिसी। पॉलिसी को डिफाइन कर लिया, अभी जो आपने वर्ड्स चूज किया गाइडलाइन, तो पॉलिसी जो होती है दैट इज अ सॉर्ट ऑफ गाइडलाइन फॉर द डिसीजन मेकिंग। इसको बेस्ट तरीका होता है डिफाइन करने का। जब भी आपसे कोई पूछे बड़ी थी पॉलिसी, तो आपने कहना है कि पॉलिसी इज द गाइडलाइन फॉर द डिसीजन मेकिंग। एक गाइडलाइन होती है ना, गाइडलाइन का क्या मतलब होता है, और पॉलिसी और रूल में डिफरेंस ताकि क्या हम होता उस है? चीज को डेवलप कर सके और इम्प्लीमेंट कर सकें। जी, वो तो डेवलप और इम्प्लीमेंट तो करना है, लेकिन अभी हम पहले तो डिफरेंस का वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड रूल। तो पॉलिसी जो होती है दैट इज अ सॉर्ट ऑफ जनरल गाइडलाइन फॉर द डिसीजन मेकिंग। नाउ पॉलिसी का मतलब ये होता है कि पॉलिसी में एज फार एज द पॉलिसी इज कंसर्न्ड, मैनेजर्स कैन यूज देयर ओन चॉइसेस, देयर ओन डिस्क्रिशन फॉर द डिसीजन मेकिंग। मैनेजर, ये पॉलिसी जो होती है ना बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होती, इसमें कुछ ना कुछ रूम होता है जो मैनेजर अपनी डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकता है एज फार एज द पॉलिसी इज कंसर्न। इट इज ब्रॉड इन नेचर, इट इज जनरल इन नेचर, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होती। मैनेजर्स के पास चॉइसेस होती हैं फॉर द डिसीजन मेकिंग एज फार एज द पॉलिसी इज कंसर्न। तो इसकी एक जस्ट छोटी सी एग्जांपल अगर मैं देता हूँ आपको कि सपोज के फेडरल यूनिवर्सिटी कोई ऐड देती है पेपर में, और वो ऐड देती है कि किसी भी लेक्चरर के लिए एमबीए इज रिक्वायर्ड। सपोज एमबीए इज रिक्वायर्ड, क्योंकि पॉलिसी में कहीं उनके लिखा होगा कि एमबीए जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब एमबीए जब लोग अप्लाई करेंगे तो उसमें कुछ लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स में स्पेशलाइजेशन की होगी, कुछ लोगों ने फाइनेंस में की होगी, कोई कायदा यूनिवर्सिटी से करके आया होगा, कोई फेडरल यूनिवर्सिटी से, कोई इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी से करके आया होगा। तो जब वो मैनेजर जो होगा ना, दैट विल बी, ये डिस्कशन उसकी होगी वो किसको वो जॉब दे, या जो भी इसका प्रोसेस होगा वो ह्यूमन रिसोर्स वाले को दे या फाइनेंस वाले को दे। लेकिन पॉलिसी में लिखा होगा सिर्फ एमबीए इज रिक्वायर्ड। यानी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें रूम है मैनेजर के पास फॉर द डिसीजन मेकिंग। तो पॉलिसी जो होती है एक सर्कल की तरह होती है, उस सर्कल में किस जगह ऑपरेट करना है ये मैनेजर पर डिपेंड कर रहा होता है, उस सर्कल से बाहर वो नहीं जा सकता। इस वजह से पॉलिसी को हम जब डिफाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि पॉलिसी इज द जनरल गाइडलाइन फॉर द डिसीजन मेकिंग। एक गाइडलाइन होती है जिसमें मैनेजर्स अपनी चॉइसेस यूज कर सकता है किसी हद तक। लेकिन अगेन मैं दोबारा बता दूं आपको कि पॉलिसी और लीग रूल, अक्सर बुक्स आप खोलेंगे तो उसमें लिखा होगा दीज आर द सेम थिंग्स, कि पॉलिसी और रूल तकरीबन सेम चीजें हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्योंकि सब स्पेशलाइजेशन आप कर रहे होते हैं, या स्पेशली एमफिल और पीएचडी की जो मैं क्लासेस ले रहा होता हूँ, तो उसमें ज़्यादा हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि व्हाट इज द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड रूल। सो पॉलिसी जो है दैट इज द जनरल गाइडलाइन फॉर द डिसीजन मेकिंग। रूल, व्हाट इज रूल? रूल क्या होगा? रूल को किसी के हम डिफाइन करें।
जी क्लास। सर रूल ये होंगे जो पॉलिसी हमने बनाई हुई है रूल उसको फॉलो मतलब कि उसके मुताबिक हमने काम करना होगा। रूल में ये बताएंगे कि जो पॉलिसी बनाई उसको आपने फॉलो करके आगे चलना है। एक चीज फिर दोबारा मैं रिपीट करूँ, ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, we cannot discuss it in isolation with each other. All these things are interrelated with each other. जब भी हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं ना, तो ये सारी चीजें इंटररिलेट कर रही होती हैं, आपस में लिंक कर रही होती हैं। तो मैं पूछा था डिफरेंस का, तो रूल जो होते हैं ना वो पॉलिसी से थोड़ा सा इस वजह से डिफरेंट होते हैं कि रूल बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं। इसमें मैनेजर्स डू नॉट हैव एनी चॉइसेस फॉर द डिसीजन मेकिंग। मैनेजर अपनी चॉइसेस इसमें यूज नहीं कर सकता, ये स्ट्रिक्टली अप्लाई होते हैं। इसको कहते हैं डूज एंड डोंट्स, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ जी या यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, अब ये स्मोकिंग इज नॉट अलाउड ये पॉलिसी है कि रूल है? जी एनीवन? सर रूल होगा ये तो। ये रूल होगा क्योंकि इसमें किसी किस्म की आपके पास गुंजाइश नहीं है। यू कैन नॉट यूज देयर चॉइसेस के बाहर जाके कर रहे हैं या इधर कमरे में जाके कर रहे हैं, तो रूल इस किस्म की जो चीजें होती हैं उनको कहते हैं रूल विच शुड बी स्ट्रिक्टली अप्लाइड। उसमें मैनेजर्स के पास कोई चॉइसेस नहीं होती, मैनेजर्स कैन नॉट यूज देयर ओन डिस्क्रिप्शन फॉर द डिसीजन मेकिंग। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है पॉलिसी का और रूल का। पॉलिसी जो होती है जनरल गाइडलाइन होती है इन विच द मैनेजर्स कैन यूज देयर ओन डिस्क्रिप्शन, देयर ओन चॉइसेस फॉर द डिसीजन मेकिंग। रूल्स जो होते हैं स्ट्रिक्ट होते हैं, मैनेजर्स के पास कोई चॉइसेस नहीं होती, वो एज सच ही हमें इम्प्लीमेंट करने होते हैं। मैनेजर्स डू नॉट कैन नॉट यूज देयर ओन डिस्क्रिप्शन फॉर द डिसीजन मेकिंग। तो ये थोड़ा सा आई थिंक दैट शुड बी क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड रूल। टेक्निकली हमने थोड़ा सा डिफाइन कर लिया कि पॉलिसी और रूल में क्या डिफरेंस होता है। ओके, प्रोसीजर, व्हाट इज प्रोसीजर? एसओपी सब कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स क्या होते हैं? सर कोई तरीका मतलब। तरीका, ओके। आपने इसका वो मतलब बता दिया प्रोसीजर का। यू आर राइट। प्रोसीजर को हम इसी के डिफाइन करते हैं। इन अ प्रोसीजर एक्चुअली इज अ सेट ऑफ द डिफरेंट स्टेप्स। ठीक है, इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं एंड दीस स्टेप्स आर यूजुअली इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंस। A procedure is a set of the different steps which should be in chronological order or sequence. Chronological order का मतलब ये होता है कि वो जो steps हैं वो sequence wise चलते हैं, उनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इसकी let's take the example, इस एग्जांपल लेते हैं। लाइक अगर फेडरल यूनिवर्सिटी ने एडमिशन प्रोसीजर है ना, एक उसका एडमिशन का प्रोसीजर होता है। अब उसमें डिफरेंट स्टेप्स होंगे। वो स्टेप किधर से स्टार्ट होंगे? वो सबसे पहले ऐड देंगे, ऐड के बाद फिर वो लोगों से एप्लीकेशंस लेंगे, एप्लीकेशंस के बाद फिर वो उनका टेस्ट लेंगे, उसके बाद उसका इंटरव्यूज होगा, उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये एक प्रोसीजर का पार्ट है, विच इज द एडमिशन प्रोसीजर। तो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन जब हम काम कर रहे होते हैं उसमें डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट प्रोसीजर्स बने होते हैं, यानी उनमें डिफरेंट स्टेप्स डिफाइन होते हैं। वी कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ दोज स्टेप्स। वो स्टेप वाइज जो है वो चीज़ें चलती हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं प्रोसीजर। तो इसको इन द सिंपल वे इफ वी कैन हैव द डेफिनेशन ऑफ द प्रोसीजर, तो वी कैन से द सेट ऑफ द डिफरेंट स्टेप्स व्हिच आर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंस। क्रोनोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि सीक्वेंस वाइज चीजें चलती हैं, उसको फिर हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो यू आर राइट, वो मेथोडोलॉजी होती है किसी भी चीज करने की। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉर डूइंग डिफरेंट थिंग्स। जी क्लास, इज इट क्लियर व्हाट इज प्रोसीजर, पॉलिसी, रूल में डिफरेंस क्या होता है? ये भूलेगा तो नहीं आइंदा? अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क, आई कैन गिव यू द डिफरेंट अदर एग्जांपल्स आल्सो, बट दिस शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। ये हमेशा चाहिए, क्लास हो कोई और क्लास हो, ये चीजें आपने भूलनी नहीं है। These are the basic concepts. Is it clear to everyone? Yes sir. ओके, दो चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा हुआ आप लोगों ने? जी सर। प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी डिफाइन करते हैं। प्रोजेक्ट, व्हाट इज प्रोजेक्ट? जी व्हाट इज प्रोजेक्ट?
सर ये भी वही जिसमें हमने एक मतलब ये एक गोल भी जिसमें सर अचीव करना होता है। अचीव करना होता है। ओके, होता क्या है प्रोजेक्ट? सीरीज ऑफ टास्क। सीरीज Series ऑफ of task है टास्क। ओके, सीरीज ऑफ टास्क होते हैं, ठीक है। क्या होता है फिर सीरीज ऑफ टास्क? किस किस्म के टास्क होते हैं? यू आर राइट कि ये सीरीज ऑफ टास्क होते हैं, टास्क भी होते हैं, एक्टिविटीज भी होती हैं। कोई भी स्पेसिफिक गोल सर अचीव करने के लिए उसके लिए। कोई भी गोल अचीव करने के लिए जो हम चीज़ करते हैं, दैट इज द प्रोजेक्ट। जी, अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप लोगों ने पढ़ा हो तो आई वुड एक्सपेक्ट द डिफरेंट डेफिनेशन फ्रॉम यू। और क्या होता है प्रोजेक्ट? व्हाट इज प्रोजेक्ट? जी बताएं, प्रोजेक्ट क्या होता है? कुछ तो बताएं कि आपने ठीक बताया कि सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, वो टास्क होता है। और क्या होता है इसमें प्रोजेक्ट में? सर इसमें भी टाइम फ्रेम गिवन होता है जिसमें आपने अपने गोल को जो टास्क है उसको अचीव करना है। Okay, वो time मतलब frame कि given होता है। Okay, sometimes you define the project that it has a certain starting point and it has a certain ending point, but that is a very fake definition, isn't it? You're right, prisoner इसी तरीके से इसको टेम्परेरी define करते होता है हैं। सर प्रोजेक्ट जो होता है। टेम्परेरी होता है। ओके राइट, इट इज द टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब ये होता है कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक इसका हमेशा एंडिंग पॉइंट होता है। यू आर राइट। और व्हाट एल्स? यस। ओके, चलें, आप लोगों ने जो चीजें बताई हैं इधर से हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रोजेक्ट हम कहते हैं सीरीज ऑफ डिफरेंट टास्क कह सकते हैं, विच आर नाउ टास्क इसके स्पेशल टास्क होते हैं। इट्स अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टास्क which should be unique, complex and interrelated, having single goal or purpose to be achieved within time, within budget and according to the specification. Now that is the comprehensive definition जो usually मैं define करता हूँ। इसमें कहते हैं it is a series of different steps which are unique, complex and interconnected with each other, having single goal or purpose to be achieved within the triple constraints. And what are those triple constraints? Within time, within budget and according to the specification. Within time, within budget and according to the specification. ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको कहते हैं इट इज अ सीरीज ऑफ यूनिक, कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज having single goal or purpose to be achieved within time, within budget and according to the specification. Now हम प्रोजेक्ट्स को और भी बहुत तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम ये समटाइम्स ये भी कहते हैं इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, दैट इज द प्रोजेक्ट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट। व्हेनेवर देयर इज अ इन्वेस्टमेंट वी नीड द प्रोजेक्ट, व्हेनेवर देयर इज अ प्रोजेक्ट वी नीड द इन्वेस्टमेंट। इन दैट वे वी कैन से दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन इससे पहले जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की है, पहले इसको थोड़ा सा डिफरेंस डिस्कस करें बिकॉज दैट डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट को हमने कहा कि प्रोजेक्ट इज अ सीरीज ऑफ यूनिक एक्टिविटीज। नो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट के बारे में यूजुअली हम कहते हैं अ प्रोजेक्ट हैज नेवर हैपेंड बिफोर एंड इट विल नेवर हैपन अगेन अंडर द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस। हमेशा प्रोजेक्ट जो होते हैं ना वो यूनिक होते हैं, चाहे वो आइडेंटिकली क्यों ना हो, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस और बाकी चीजें हमेशा डिफरेंट होती है, कभी भी वो एक दूसरे के एक जैसे नहीं होती। तो ये जो इसको कहते हैं यूनिक एक्टिविटीज, अ प्रोजेक्ट इज द नेम ऑफ यूनिक एक्टिविटीज। यूनिक का एक और भी मतलब हम ये देखते हैं कि ये रेपिटेटिव एक्टिविटीज नहीं होती है। प्रोजेक्ट इज नॉट द नेम ऑफ रेपिटेटिव एक्टिविटीज। अगर किसी चीज में रेपिटेशन आ रही होगी तो वो दैट विल नॉट बी अ प्रोजेक्ट, उसको हम कहेंगे प्रोसेस। प्रोसेस जो होता है वो रेपिटेटिव होता है, प्रोजेक्ट इज नॉट द रेपिटेटिव। ठीक है, इज अ सेट ऑफ यूनिक, कॉम्प्लेक्स
प्रोजेक्ट जो होता है दैट इज इट इज ऑलवेज द कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज। ये कोई सिंपल एक्टिविटीज नहीं होती, नॉन ट्रिवियल एक्टिविटीज नहीं होती, ये कॉम्प्लेक्स होती हैं और इंटरकनेक्टेड होती हैं विद ईच अदर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब अगेन रेपिटेटिव नहीं होती, इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज होती हैं। The input of one activity is the output of some other activity. The output of some other activity is the input of some other activity. In that way, all these activities are interconnected with each other. So what is project? Is a series of unique, complex and interconnected activities having single goal or purpose. एक चीज हमेशा याद रखें कि जो प्रोजेक्ट होता है उसका जो बेसिक गोल होता है या जो मेन गोल होता है वो हमेशा सिंगल होता है। That is one of the way we can differentiate between the project and the programs also. So having single goal or purpose to be achieved, जो purpose है to be achieved within the triple constraints. Every project has triple constraints. 3 constraints होते हैं। वो constraints क्या होते हैं? That should be achieved within time, within budget, cost, and according to the specification quality. These are the 3 important constraints of the project. So again, I'm repeating the definition. It is a series of unique, complex, and interconnected activities having single goal or purpose to be achieved within time, within budget, and according to the specification. Now, अगर एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आप कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाह रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट होगा या क्या होगा, प्रोसेस होगा? जी, it will be a project or process? प्रोसेस होगा सही। ये प्रोसेस क्यों होगा? उन्होंने क्योंकि वो बार-बार एक चीज को रिपीट करना है। नहीं रिपीट करना ना, कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो होते हैं रोज तो नहीं लगते, वो तो कभी कभी आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, एक ही दफा लगता है, तो दैट विल बी सॉर्ट ऑफ यूनिक है ना, उसकी एक्टिविटी यूनिक है, दैट विल बी अ प्रोजेक्ट। लेकिन जब एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग जाएगा और कारें बनना शुरू हो जाएंगी, तो कारें बनना जो है दैट इज अ प्रोसेस, वो रेपिटेटिव एक्टिविटीज में आ जाएगा, दैट विल बी अ प्रोसेस। ठीक है, तो कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना इज अ प्रोजेक्ट, लेकिन जब कारें बनना शुरू हो जाएंगी, उसमें रेपिटेटिव एक्टिविटीज आना शुरू हो जाएंगी, तो दैट विल बी अ प्रोसेस। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि प्रोजेक्ट और प्रोसेस में डिफरेंस क्या होता है। जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? दूसरा हमने ये डिफाइन किया, अभी हमारा क्लास टाइम ही खत्म हो रहा है, मैं दोबारा इसको सेशन स्टार्ट करते हैं तो इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। हमने जी क्या वाइंड अप करना चाह रहे हैं?